सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो हमारा मैक्रो चल रहा था, मैक्रो और स्टैटिस्टिक्स चल रही थी। तो आज की क्लास में हम मैक्रो का एक टॉपिक करेंगे, सापेक्ष आय परिकल्पना, और इससे प्रश्न बनने की काफ़ी संभावना है। एक इसमें आपने नाम सुना ही होगा या आपने पढ़ा होगा, इसमें आता है रेचेड प्रभाव। एक रेचेड प्रभाव आता है, ठीक है। तो और एक इसके अंदर आता है प्रदर्शन प्रभाव। तो वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस क्लास में हम सापेक्ष आय परिकल्पना, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ये पढ़ेंगे। तो इससे पीछे जो क्लास थी उसमें हमने निरपेक्ष आय परिकल्पना के बारे में पढ़ा था, जो किन्स के द्वारा दी गई थी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि उपभोग और आय के संबंध की व्याख्या करते हुए कहा था कि आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता है, किंतु आय की वृद्धि से कम बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर जो है सापेक्ष आय परिकल्पना में क्या है, जो ड्यूजनबरी है, तो उन्होंने क्या किया था कि ये जो किन्स की जो इन्होंने मान्यताएं ली थी उन्हें चुनौती दी थी, ठीक है। तो अब हम इसे विस्तारपूर्वक हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर इसके प्रतिपादन की, तो जेम्स डेजनबरी, ठीक है। और कई जगह ये आपको ड्यूजनबरी भी लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह डेजनबेरी भी लिखा हुआ मिलेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इनकी एक बुक थी, इनकम सेविंग एंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि 1949 में प्रकाशित हुई थी। इसमें जो है सापेक्ष आय परिकल्पना का जो है इन्होंने ये अवधारणा दी थी, ठीक है। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति का उपभोग फलन सापेक्ष आय का फलन होता है, यानी कि इन्होंने कहा कि जो एक व्यक्ति का उपभोग फलन है वो सापेक्ष आय का फलन होता है, न कि निरपेक्ष आय का फलन होता है। इन्होंने कुछ मान्यताएं ली अपने इस सिद्धांत के अंदर। तो देखिए क्या क्या मान्यताएं ली इन्होंने। तो यहाँ पर नंबर 1 पर बात करें तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का उपभोग व्यवहार स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि अन्य व्यक्ति के उपभोग व्यवहार पर भी निर्भर करता है। यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा आय का उपभोग में प्रयुक्त होने वाला अनुपात उसकी निरपेक्ष आय पर नहीं बल्कि उसकी सापेक्ष आय पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पड़ोस के अंदर कई धनी लोग रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उनके देखा देखी जो है अपना उपभोग बढ़ाएंगे, और कई बार ऐसा हम देखते हैं, सामान्यतः ऐसा पाया भी जाता है। यानी कि व्यक्ति का उपभोग व्यवहार स्वतंत्र नहीं होता बल्कि अन्य व्यक्ति के उपभोग पर भी निर्भर करता है। कैसे, जैसे मान लीजिए 2 पड़ोसी हैं, उनमें से एक पड़ोसी काफ़ी धनी है, तो वो जैसे मान लीजिए कोई भी बाइक या कोई भी वस्तु लेकर आ जाता है, तो जो पहला व्यक्ति है वो उसकी देखा देखी क्या करेगा, उसकी नकल करके, ठीक है, वैसी वस्तु लेके आने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये एक मान्यता तो इन्होंने ये ली थी, ठीक है। इसके बाद में दूसरा, उपभोग संबंध समय के साथ अपरिवर्तनीय होता है। उपभोग संबंध क्या है, समय के साथ क्या होता है, अपरिवर्तनीय होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, दीर्घकाल में एपीसी स्थिर होती है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। सापेक्ष आय परिकल्पना की जब हम बात करते हैं तो इसमें एपीसी जो है वो स्थिर होता है। इस परिकल्पना के अनुसार उपभोग आय अनुपात पूर्व में अर्जित अधिकतम आय तथा वर्तमान आय के अनुपात पर निर्भर करता है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम सापेक्ष आय परिकल्पना की बात करें तो इसमें उपभोग आय अनुपात पूर्व में अर्जित यानी कि पहले से जो अर्जित उसकी अधिकतम आय है, ठीक है, और अब वर्तमान की जो आय है उसके अनुपात पर निर्भर करता है, उसका जो उपभोग है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर आता है प्रदर्शन प्रभाव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल देकर प्रश्न यहाँ से आ सकता है। प्रदर्शन प्रभाव जिसे ड्यूजनबरी प्रभाव भी कहा जाता है,
और इसमें के अंदर एक आता है फिर रेचट प्रभाव, जिसे अनिवृत्ति प्रभाव भी कहा जाता है। अब इसमें देखिए प्रदर्शन प्रभाव में इसमें क्या है कि दूसरे लोगों के देखा देखी या व्यक्ति अपने पड़ोसियों या किसी विशेष समुदाय की नकल करने का प्रयास करता है। ठीक है, इसलिए इसे नकल करने का प्रयास करता है, इसलिए यानी कि दिखावा करने का प्रयास करता है, तो इसे ड्यूजनबरी प्रभाव या दिखावे का प्रभाव भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अनुसार क्या है, लोगों की जो उपभोग प्रवृत्ति है वो एक दूसरे पर निर्भर करती है। लोगों की जो उपभोग प्रवृत्ति है वो एक दूसरे पर निर्भर करती है। ठीक है, ये प्रदर्शन प्रभाव है, सिंपल है, एग्जाम्पल देकर हो सकता है प्रश्न बनकर आ जाए। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर रेचट प्रभाव। रेचट प्रभाव या अनिवृत्ति प्रभाव, इसमें क्या है, आय में वृद्धि होने पर उपभोग भी बढ़ता है। जैसे अगर आय बढ़ेगी तो सामान्य सी बात है उपभोग भी बढ़ेगा, परंतु आय में कमी होने पर उपभोग में उसी अनुपात में कमी नहीं होती है, यानी कि उसका जो उपभोग का स्तर है वो वही रहता है, वो उस अपने उपभोग को कम नहीं करता है। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है, रेचट प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, वो उपभोग क्यों नहीं कम कर सकता, क्योंकि वो वहाँ पर क्या करेगा, अपनी बचतों को कम कर देगा, लेकिन उपभोग का स्तर अपना वही बनाकर रखेगा। ठीक है, इस स्थिति में एक बार उपभोग के ऊंचे स्तर पर आदत हो जाए, एक बार अगर उपभोग के ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए तो आय में कमी होने पर भी उपभोग के स्तर में कमी करना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये जो प्रभाव है ये रेचट प्रभाव कहलाता है। अर्थव्यवस्था में मंदी के समय भी उसी उपभोग, अर्थव्यवस्था अगर मंदी की स्थिति में होगी तो उसी उपभोग स्तर पर बना रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करें तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, धनी व्यक्ति की एपीसी कम होती है और निर्धन व्यक्ति की एपीसी अधिक होती है। ठीक है, और ये इसके अगर अपने गणितीय रूप में इसे देखें तो यहाँ पर देखिए सी टी बटे वाई टी बराबर ए माइनस सी वाई टी बटे वाई जीरो। ये जो है ये किसे दर्शा रहा है, वर्तमान समय में जो ए पी सी है उसे। ठीक है, और ये जो वाई टी बटे वाई जीरो है, ए माइनस सी वाई टी बटे वाई जीरो है, ये पिछली अधिकतम आय से वर्तमान आय का अनुपात है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि एपीसी का मान वर्तमान आय एवं पिछले समय की अवधि के उच्चतम स्तर के अनुपात पर निर्भर करता है। ध्यान रखिए, जो एपीसी का मान है वो वर्तमान आय और पिछले समय अवधि, पिछले समय की जो आय का उच्चतम स्तर है उसके अनुपात पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए कि मंदी के समय में जब वर्तमान समय अवधि की आय और पूर्व समय अवधि की उच्चतम आय, यानी कि पहले जब मंदी की स्थिति हो तो जो वर्तमान आय है और जो पहले की उच्चतम आय है, ठीक है, उससे कम होती है, यानी कि वाई टी से ज़्यादा होगा वाई जीरो, यानी कि जो पूर्व समय की उच्चतम आय है वो ज़्यादा होगी तो उपभोग आय अनुपात अधिक होगा। लेकिन अगर समृद्धि काल में, ठीक है, रिकवरी टाइम में जब वर्तमान आय पूर्व में प्राप्त उच्चतम आय से अधिक होती है, अर्थात जब वाई टी से वाई जीरो ज़्यादा, ये सॉरी ये उल्ट लिख दिया, ये ऐसा आएगा, ठीक है, होता है तो तब ये अनुपात क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं अपने, ये इसका रेखा चित्र है। ठीक है, आप इसे आसानी से समझ सकते हो। जो बात हम रेचट प्रभाव वाली पीछे पढ़ कर हैं वो यहाँ पर जो सी एल बराबर बी वाई लिया गया है, दीर्घकालीन उपभोग फलन लिया गया है, और ये जो एस आर सी एफ टू और ये 1 है ये अल्पकालीन उपभोग फलन है, और यहाँ पर जो है प्रारंभिक साम्य जो होता है ओ वाई 1 पर होता है। प्रारंभिक साम्य की बात करें तो ओ वाई 1 पर होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो उपभोग है वो होता है E1
E1 और Y1। अगर मान लीजिए किसी कारणवश जो है उसकी आय में कमी हो जाती है, तो यहाँ पर जो उपभोग का स्तर है वो क्या होगा, ये वही रहेगा। अगर पहले उसकी आय Y1 थी, अगर आय घटकर Y0 हो जाए तो उसका उपभोग स्तर नहीं घटेगा, उसका उपभोग स्तर जो है वही रहेगा जो अपने पहले पढ़ के आए हैं। ठीक है। और यहाँ पर अगर मंदी की स्थिति की बात करें तो मंदी की स्थिति की बात करें, यदि आय का स्तर OY0 होगा, ठीक है, यानी कि OY0 होगा, तो यहाँ पर जो आपके ये उपभोग का स्तर क्या होगा, उपभोग का स्तर होगा C1Y0 होगा। ये C1, ठीक है, ये होगा। इसके बाद में आगे बात करें अपने, ये तो मंदी की स्थिति की बात होगी। अब यहाँ पर आती है समृद्धि या पुनरुत्थान की स्थिति। पुनरुत्थान की स्थिति में देखिए आय का स्तर OY1 होता है, ठीक है, मान लीजिए OY1 होता है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा, जो उपभोग का स्तर वो क्या होगा, E1Y1 होगा। ठीक है, ये आप इसे आसान अपने स्तर से भी अलग से भी आप समझ सकते हैं। तो ये थी सापेक्ष आय परिकल्पना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस पे आप इन दोनों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। रेखा चित्र आप थोड़ा देख लीजिएगा। प्रदर्शन प्रभाव और रेचड प्रभाव ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न इसमें बनकर आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद में अगली क्लास में जो इसके रह रहे हैं दो, जो एक तो था निरपेक्ष आय परिकल्पना, इसके बाद में सापेक्ष आय परिकल्पना आज हमने पढ़ लिया। कल जो आपकी क्लास होगी उसमें हम जीवन चक्र परिकल्पना और स्थायी आय परिकल्पना इन दोनों को समाप्त करेंगे। उसके बाद में अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और जो मॉडल पेपर था वो लगभग बनकर तैयार हो चुका है, जिनमें जो कि 5 मॉडल पेपर थे और प्रत्येक में 100 क्वेश्चन रखे गए हैं। तो और साथ में इनके आंसर भी आपको दिए जाएंगे, और एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद इनका सॉल्यूशन भी आपको वीडियो के माध्यम से करवाया जाएगा। तो वो इसकी जानकारी आपको कल दे दी जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।